दोस्तों 1914 में प्रथम विश्व युद्ध चालू हुआ था जो 1918 तक चला था। फिर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ था जो 1945 तक चला था। इसके बाद जो तीसरा विश्व युद्ध है वो अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ उसी समय एक और युद्ध चालू हो गया जिसे हम शीत युद्ध कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। तो ये जो युद्ध था यानी कोल्ड वॉर 1945 से 1991 तक चला। मतलब शीत युद्ध 46 साल तक चला। अब दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व धीरे धीरे एक बार फिर से दो खैमों में बट गया। खैमे का मतलब दो अलग अलग गुट दो अलग अलग देशों में बट गया। एक तरफ था संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए और दूसरी तरफ था सोवियत रूस यानी यूएसएसआर। द्वितीय विश्व युद्ध में इन दोनों खैमों के बीच में हुए आपसी टकराव और तनाव को ही हमने आगे चलकर शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर का नाम दिया। तो अब सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर इसे शीत युद्ध क्यों कहा जाता है। तो देखो हुआ क्या था कि इन दोनों खेमों के पास दोनों गुटों के पास या फिर यूं कहिए कि इन दोनों शक्तियों के पास में परमाणु शक्ति थी। और अगर इन दोनों शक्तियों के बीच गर्म युद्ध हो जाता तो इन दोनों को इतना ज्यादा नुकसान होता कि इन दोनों में विनर कौन है ये जानना मुश्किल हो जाता। क्योंकि हो सकता था कि इन दोनों में से कोई भी एक जना जीत तो हासिल कर लेता, लेकिन इस जीत के बदले वो क्या क्या हार जाता वो ये खुद भी नहीं जानता था। इसी डर की वजह से इन दोनों देशों ने सीधे तरीके से एक दूसरे से युद्ध नहीं किया, लेकिन फिर भी गर्मा गर्मी तो इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि कई बार लगता था कि युद्ध तो होके ही रहेगा, लेकिन युद्ध हुआ नहीं। माहौल इतना गर्म होने के बाद में भी तासीर यानी युद्ध का जो प्रभाव है वो ठंडा रहा। यहीं से फिर एक सिद्धांत निकल कर सामने आया कि किसी भी दो परमाणु शक्तियों से संपन्न देशों के बीच अगर तनाव होता है तो उनमें युद्ध के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि दोनों ही देश एक दूसरे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं। और शायद यही वजह है कि इनमें कोई भी युद्ध की जहमत मोल नहीं लेता। इसे परमाणु शक्ति और संतुलन का सिद्धांत कहा जाता है। ये जो सिद्धांत है ये कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच भी काम करता नजर आता है, क्योंकि दोनों के पास में परमाणु हथियार है। एक्चुअली दोस्तों शीत युद्ध का जो विकास है वो 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में ही होने लग गया था और फिर धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो पूरी तरह उभर कर सामने आ गया। इसको बढ़ावा देने में दोनों शक्तियों के बीच डर और अविश्वास की भावना ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आज की इस वीडियो में आज के इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। शीत युद्ध का अर्थ, शीत युद्ध का प्रारंभ, शीत युद्ध की उत्पत्ति या उदय के कारण, शीत युद्ध का प्रभाव या परिणाम। तो शीत युद्ध के ये जो चार कंसेप्ट है आज हम इन्हें ही देखेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए शीत युद्ध की जो हिस्ट्री है उसे हम एक स्टोरी की तरह सुनते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिर शीत युद्ध क्या है। और शीत युद्ध को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि युद्ध क्या होता है। तो युद्ध का सीधा सा मतलब ये होता है कि दो या दो से ज्यादा पक्षों के बीच में अस्त्र और शस्त्र से यानी हथियारों से जब कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो जनरली हम उसे युद्ध, लड़ाई, फाइट या फिर वॉर बोल देते हैं। तो शीत युद्ध जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो इस शब्द को सबसे पहले लिखा था अंग्रेजी लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने अपने एक लेख में 1945 में। लेकिन इसका जो प्रयोग है सबसे पहले अमेरिकी फाइनेंसर बर्नार्ड बारूक ने 16 अप्रैल 1946 को किया था। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो युद्ध खत्म होते ही एक अजीब सा माहौल बनने लगा पूरी दुनिया में। और फिर इस माहौल ने क्या किया, पूरे विश्व को दो गुटों में दो देशों में बांट दिया। एक था पश्चिमी भाग और दूसरा था पूर्वी भाग। अब पश्चिमी भाग का नेतृत्व कौन कर रहा था, संयुक्त राज्य अमेरिका। और पूर्वी भाग का नेतृत्व कौन कर रहा था, सोवियत संघ यानी रूस। मतलब ये है कि अब ये दोनों ही गुट अलग अलग हो गए थे और लगभग विश्व के सभी देशों ने इन दोनों गुटों में शामिल होना शुरू कर दिया था। अब देखो होता क्या है कि पश्चिमी गुट ने पूर्वी गुट के विरुद्ध आलोचनाएं शुरू कर दी थी और उधर पूर्वी गुट ने पश्चिमी गुट के विरुद्ध आलोचनाएं शुरू कर दी थी। अब ये जो आलोचनाएं थी, ये जो निंदा थी एक दूसरे के प्रति, ये दोनों ने विचारों के जरिए, प्रचार के जरिए, रेडियो के जरिए, समाचार पत्रों के जरिए, अलग अलग तरीके जितने भी प्रचार प्रसार के साधन थे, इन सब साधनों के जरिए इन दोनों गुटों ने आपस में एक दूसरे के विरोध में प्रचार प्रसार शुरू कर दिया ताकि ये दोनों ही गुट राजनीतिक रूप से दृढ़ हो सके। मतलब ये कि इन दोनों देशों के बीच जो युद्ध लड़ा गया वो हथियारों से नहीं लड़ा गया, बल्कि आपसी मतभेद होने के कारण विचारों से लड़ा गया। दोनों देश एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन होता क्या, इंटरनली ये दोनों एक दूसरे के हथियारों से डरे हुए होते हैं और इसी वजह से ये अपने हथियारों का यूज भी नहीं कर पाते।
तो अब इसका सीधा सा मतलब निकल गया कि ये युद्ध बिना हथियारों के लड़ा गया। इसीलिए शीत युद्ध का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर D.F. फ्लेमिंग ने कहा, यह ऐसा युद्ध है जो युद्ध क्षेत्र में नहीं अपितु मनुष्य के मस्तिष्क से लड़ा जाता है और इसी के द्वारा विचारों पर कंट्रोल किया जाता है। तो विचारों के जरिए लड़ा जाने वाला युद्ध जिसका रण क्षेत्र या रणभूमि मानव का मस्तिष्क उनका दिमाग हुआ करता था, इसे ही हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो शीत युद्ध है ये किस तरह से शुरू हुआ और कैसे खत्म हुआ। इस युद्ध की जो कहानी है, जो संघर्ष है, वो हम देखेंगे 5 चरणों में। तो सबसे पहला जो चरण है वो है 1945 से 1950 तक। तो दोस्तों ये जो टाइम था 1945 से 1950 का, इस काल में शीत युद्ध का असली रूप उभर कर सामने आया। कैसे? अमेरिका और रूस के जो मतभेद थे वो खुलकर सामने आने लगे। इस काल में शीत युद्ध को बढ़ावा देने का जो मेन कारण था वो ये था कि 1945 में सोवियत संघ के साम्यवाद की आलोचना हुई। हुआ ये कि रूस के साम्यवादी सिद्धांतों से यूरोप के कई देश असहमत थे और उनकी असहमति तब बढ़ गई जब रूस ने 1945 में पूरे पोलैंड पर कब्जा कर लिया। और फिर युद्ध के बीच ईरान से सेना की वापसी पर भी बहुत विवाद हुआ। हुआ क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर जब ईरान में दोनों देशों की सेना लगी हुई थी, तब अमेरिका ने कहा कि अब मैं अपनी सेना को वापस बुला रहा हूं ईरान से, तो आप भी अपनी सेना को वापस बुला लीजिए। लेकिन हुआ क्या, रूस ने मना कर दिया कि हम अपनी सेना वापस नहीं बुलाएंगे, उन्हें वहीं रहने देंगे, क्योंकि अगर कभी फिर से ईरान की सिचुएशन खराब हुई तो सेना उसे संभाल लेगी। अब क्या होता है, जब रूस मना कर देता है तो अमेरिका को डाउट होता है। वो सोचता है कि रूस के दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है, वो कह कुछ और रहा है लेकिन करना कुछ और चाहता है। इतना ही नहीं, जब आगे जाकर रूस टर्की में पहुंचता है तो टर्की में सुविधाएं लेने के लिए, अपनी सेना को रखने के लिए, या फिर यूं कहें कि टर्की में साम्यवाद की स्थापना करने के लिए उसने यूनान में विद्रोह करवा दिया। अब इससे क्या हुआ, अमेरिका को एक मौका मिल गया रूस को नीचा दिखाने का। अमेरिका ने क्या किया, तुरंत अपने साथी देशों के साथ मिलकर यानी पश्चिमी गुट ने टर्की और यूनान को आर्थिक सहायता देने की घोषणा कर दी। अब जब रूस को पता चला कि अमेरिका ने एक नई चाल चल दी आर्थिक सहयोग देने की, तो अब रूस भी कम नहीं था, उसने भी अमेरिका को दिखाने के लिए एक बड़ी चाल चल दी। अब रूस ने क्या किया, रूस ने एक परिषद ही बना दी जिसे आर्थिक सहयोग परिषद का नाम दिया गया। मतलब अभी तो अमेरिका ने सिर्फ घोषणा की थी और रूस ने क्या किया, उसने तो एक परिषद का ही निर्माण कर दिया। अब थोड़ा और आगे आते तो देखते कि जर्मनी का बंटवारा हो जाता है। अब ये बंटवारा होता कैसे है, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस तीनों मिलकर जर्मनी पर हमला बोल देते हैं और जर्मनी पर कब्जा करके जर्मनी के 3 हिस्से कर देते हैं और इसे नाम देते त्रिक्षेत्र। त्रिक्षेत्र का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस तीनों के कब्जे वाला क्षेत्र। और फिर जर्मनी में इन्होंने संघीय गणराज्य की स्थापना कर दी। अब जब ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है रूस भी चुपचाप तो बैठेगा नहीं, इसने भी विरोध किया, जिससे क्या हुआ, दोनों देशों में और ज्यादा मतभेद बढ़ गए। इतना ही नहीं, अमेरिका ने अपने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर नाटो जैसे सैनिक संघ का निर्माण कर दिया। इस संघ को बनाने का मेन उद्देश्य ये था कि उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में शांति बनी रहे, ताकि किसी भी तरह के बाहरी खतरे से सही तरीके से निपटा जा सके। इतना ही नहीं, ये जो संधि हुई थी ना, इसमें रूस को अलर्ट किया गया कि अगर उसने संधि में शामिल किसी भी देश पर आक्रमण या हमला किया तो उसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। अब इससे क्या हुआ, सोवियत संघ यानी रूस और ज्यादा नाराज हो गया और दोनों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया। अब इधर चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना होने पर अमेरिका का विरोध और ज्यादा बढ़ गया। तो अमेरिका ने क्या किया, उसने साम्यवादी चीन की सदस्यता को चुनौती दे दी। इससे भी इन दोनों देशों में युद्ध का जो माहौल था ना, वो और ज्यादा बढ़ गया। तो अब शुरू होता है द्वितीय चरण। दोस्तों, अब प्रथम चरण में शीत युद्ध का जो प्रभाव था वो सिर्फ यूरोप और पूर्वी अमेरिका तक ही सीमित था, लेकिन दूसरे चरण में इसका प्रभाव एशिया में भी देखने को मिला। अब इस चरण में क्या हुआ कि कोरिया ने अमेरिका और रूस के बीच के मतभेद को बढ़ा दिया। होता क्या है कि इस युद्ध में उत्तरी कोरिया को रूस ने और दक्षिणी कोरिया को अमेरिका के साथ साथ दूसरे पश्चिमी देशों ने भी समर्थन किया। इससे क्या हुआ कि इन दोनों शक्तियों के बीच में जो विरोधी व्यवहार था उसमें और ज्यादा गर्मी आ गई। अब कैसे जैसे कोरिया का युद्ध का सॉल्यूशन तो निकल गया, लेकिन जब कोरिया में युद्ध चल रहा था तब उसी समय अमेरिका ने अपने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर जापान से शांति की संधि कर ली थी। और फिर इस संधि को एक नाम देने के लिए, इसे कार्यरूप देने के लिए सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन का आयोजन रखा। अब जब रूस को यह पता चला तो रूस ने इसका जोरदार विरोध किया, लेकिन अमेरिका भी कम नहीं था, बोला करने दो विरोध, मैं तो संधि करके रहूंगा।
इससे रूस के मन में जो बदले की भावना थी वो और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि रूस का मानना था कि ये जो संधि है ये साम्यवाद के विस्तार में सबसे बड़ी रुकावट बनेगी। अब इसके बाद शुरू होता है तीसरा चरण, 1953 से 1959 तक का, यानी 1953 से 1959 तक का। अब दूसरे चरण में शीत युद्ध की स्टार्टिंग तो हो चुकी थी, लेकिन इस चरण में टाइम कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया था। प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा बढ़ गया था, एक दूसरे का विरोध बहुत ज्यादा होने लगा था। लेकिन इसके साथ एक ऐसी घटना घटी, और वो भी अदृश्य। हुआ क्या, रूस के विघटन के जो बीज थे वो सामने आने लगे। तो दोस्तों, सोवियत संघ का जो विघटन है उसकी शुरुआत यहीं से होने लगी थी। अब इस विघटन की वजह से ही रूस में आंतरिक संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी। इस वक्त दोनों शक्तियों के व्यवहार में कुछ चेंजेस देखने को मिले। इस काल में दोनों देशों के नेतृत्व में बदलाव आया। हुआ क्या, स्टालिन की मृत्यु के बाद में क्रुश्चेव ने शासन संभाला। मतलब अब स्टालिन के बाद में क्रुश्चेव रूस के पीएम यानी प्रधानमंत्री बने। अब ये जो क्रुश्चेव थे ना, ये थोड़े नरम स्वभाव के थे। ये चाहते थे कि पूरे विश्व में शांति हो। और अब इधर अमेरिका में राष्ट्रपति आइजनहावर ने शासन अपने हाथ में ले लिया। अब रूस ने दोनों देशों के बीच में, यानी क्रुश्चेव ने दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन ये सिर्फ एक कोशिश रह गई, इसका कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं आया। अभी भी दोनों देशों के बीच में शीत युद्ध का मतभेद और तनाव बहुत ज्यादा जारी था। अब इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसने शीत युद्ध को और ज्यादा बढ़ावा दिया। जैसे 1953 में रूस ने पहला आणविक परीक्षण किया। अब इससे क्या हुआ, अमेरिका के मन में रूस के इरादों के प्रति और ज्यादा शक पैदा हो गया। अब वियतनाम, जो कि दक्षिण पूर्व का ही एक देश है, जो कि हिंद चीन या फिर यूं कहे कि जो एक आइलैंड पर स्थित है, वहां पर रूस और यूरोपीय देश का शीत युद्ध बहुत जोरों से शुरू हो गया। क्योंकि दोस्तों, ये तो आप भी जानते हो कि द्वितीय विश्व युद्ध ने पूरे देश को कवर कर लिया था, तो वहां पर भी दोनों देशों का पूरी तरह से प्रभाव था। इसीलिए इस वियतनाम पर भी शीत युद्ध का प्रभाव और ज्यादा बढ़ने लगा। इस युद्ध को दबाने के लिए 1954 में एक संधि हो चुकी थी जेनेवा में, और फिर इस युद्ध को शांत कर दिया गया वियतनाम का विभाजन करके। अब वियतनाम का विभाजन जो किया, इसके साथ साथ ही वियतनाम के उत्तर में एक देश था लाओस, और पश्चिम में था कंबोडिया। इन दोनों देशों को भी स्वतंत्र कर दिया गया। अब कैसे जैसे सिचुएशन संभली ही थी। लेकिन अब हुआ क्या, जब 1954 में जेनेवा का सम्मेलन हुआ था, तभी अमेरिका ने सीटो की स्थापना कर दी थी। सीटो का मतलब दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों का संगठन। अब रूस के ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सोचा कि एशिया के देशों पर किसका प्रभाव होना चाहिए, हमारा, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी देश है। हालांकि भारत इसका सदस्य नहीं था। अब इधर रूस ने क्या किया, वार्सा पैक्ट की तैयारी कर ली। वार्सा संगठन का उद्देश्य था पूंजीवादी ताकतों को आक्रमण से रोकना। अब इस तरह आपस में दोनों गुटों ने जो स्थापनाएं की थी, इसने शीत युद्ध को और ज्यादा भड़का दिया। और अब इधर हिंद चीन की समस्या ने भी दोनों महाशक्तियों के बीच मतभेदों को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। अब इधर 1954 में ही हिंद चीन के बीच भी गृह युद्ध शुरू हो गया। रूस ने हो चिन मिन की सेनाओं की मदद की, और उधर अमेरिका ने फ्रांसीसी सेनाओं का समर्थन किया। हिंद चीन की समस्याओं को सुलझाने के लिए जो जेनेवा में समझौता हुआ था ना, उसके कुछ टाइम बाद ही वियतनाम में गृह युद्ध शुरू हो गया। अब जब इस युद्ध में अमेरिका ने भूमिका निभाई, तो रूस ने इसका विरोध किया। अब रूस ने क्या किया, अमेरिका के वियतनाम युद्ध में बिन मतलब के हस्तक्षेप के लिए आवाज उठाई, और इस तरह से वियतनाम युद्ध अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध का कारण बना। अब आगे चल के 1956 में हंगरी में भी रूस के हस्तक्षेप ने भी शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। इसी तरह 1956 में ही स्वेज नए संकट ने भी दोनों देशों के बीच तनाव पैदा किया, क्योंकि रूस ने इस संकट में मिस्र का साथ दिया था। 1957 में आइजनहावर सिद्धांत के बीच अमेरिका की कांग्रेस ने राष्ट्रपति को साम्यवाद के खतरों का सामना करने के लिए सशस्त्र सेनाओं का प्रयोग करने का अधिकार देकर पश्चिमी एशिया को युद्ध का अखाड़ा बना दिया। अब शीत युद्ध का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इस शीत युद्ध के तनाव को कम करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर ने सोवियत संघ की यात्रा करने का निर्णय लिया। अब वो यात्रा करने जा ही रहे थे कि अचानक से यात्रा करने के एक दिन पहले 1 मई 1960 को अमेरिका का जासूसी विमान U-2 सोवियत सीमा की जासूसी करते हुए पकड़ा गया। अब विमान चालक ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया कि उसे सोवियत संघ में सैनिक ठिकानों का जासूसी करने के लिए भेजा गया है। अब क्या था, रूस का पारा 7वें आसमान में चढ़ गया, और फिर रूस ने इसे बहुत सीरियसली लिया और अमेरिका को अपनी गलती मानने के लिए कहा। लेकिन अमेरिका ने अपनी गलती नहीं मानी और शीत युद्ध को और ज्यादा बढ़ावा दिया।
अब 16 मई 1960 में पेरिस सम्मेलन में सोवियत राष्ट्रपति क्रुश्चेव ने U2 की घटना को दोहराया और कहा कि भविष्य में अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस में न आने की चेतावनी दी। और फिर सम्मेलन के दूसरे सत्र का भी रूस ने बहिष्कार किया और अपनी नाराजगी जाहिर की। इससे दोनों देशों में तनाव पहले जैसा ही बना रहा। इसके बाद 1961 में क्रुश्चेव ने पूर्वी जर्मनी के साथ एक अलग संधि पर हस्ताक्षर करने की धमकी दी। इससे भी शीत युद्ध को बढ़ावा। इसके बाद अगस्त 1961 में बर्लिन शहर में रूस ने पश्चिमी शक्तियों के क्षेत्र को अलग करने के लिए दीवार बनानी शुरू कर दी। इसका अमेरिका ने बहुत ज़्यादा विरोध किया। अब दोनों देशों ने क्या किया, अपनी सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। लेकिन बड़ी मुश्किल से शीत युद्ध गर्म युद्ध में बदलते बदलते रह गया। अब युद्ध तो कैसे जैसे टल गया, लेकिन दोनों के बीच का जो तनाव था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसके बाद 1962 में क्यूबा में सोवियत संघ ने अपने एक सैनिक अड्डे की स्थापना कर दी। इसका अमेरिका के राष्ट्रपति कनेडी ने बहुत विरोध किया, क्योंकि इस अड्डे का निर्माण करने का मतलब था अमेरिका को कमजोर करना। इसलिए अमेरिका ने गुस्से में आकर क्यूबा की नाकेबंदी की घोषणा कर दी, ताकि क्यूबा में रूस सैनिक सहायता न पहुंच पाए। लेकिन इससे क्या हुआ, विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इस बढ़ते विवाद को देखकर रूस ने अपने कदम पीछे कर लिए और विवाद को सुलझा लिया। लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच जरा भी फर्क नहीं पड़ा। शीत युद्ध का माहौल जैसा का तैसा ही बना रहा। इस तरह से शीत युद्ध को बढ़ावा देने वाली कार्यवाहियां दोनों तरफ से चलती रही। लेकिन इस बार दोनों शक्तियों ने शीत युद्ध के तनाव को, मतभेद को कम करने के लिए कुछ कोशिशें भी की। जैसे क्रुश्चेव ने दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने और तनाव को कम करने के लिए 15 सितंबर 1963 को अमेरिका, रूस और ब्रिटेन के बीच मास्को आंशिक परीक्षण निषेध संधि हुई। इसे शीत युद्ध को खत्म करने का एक पॉजिटिव कदम कहा गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने भी इस शीत युद्ध को कम करने की कोशिश की, लेकिन कोशिशों का कोई खास रिजल्ट नहीं आया। दोनों के बीच तनाव ज्यों का त्यों ही बना रहा।